हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी सेक्शन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, हम किसी भी सेक्शन को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ सके और आपको अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कंचन का पर्यायवाची है। हमारा ऑप्शन है स्वर्ण, मंगल, श्याम, कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर्ण है। और इसके पर्यायवाची क्या हैं? हेम, कनक। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब कंचन के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मिलन का विलोम शब्द है। हमारा ऑप्शन है निमिलन, उत्मिलन, नीलन, निमिलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलन। उन्मिलन का विलोम शब्द क्या है? नीलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है। ठीक है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है। हमारा ऑप्शन है अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम, अभूतपूर्व। ठीक है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो पहले कभी ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम अभूतपूर्व बोलते हैं। अच्छा, अप्रत्याशित किसको बोलते हैं? जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। अनुपम किसको बोलते हैं? जिसकी कोई उपमा ना हो। और अद्भुत किसे बोलते हैं? जो विचित्र प्रकार का हो, जो देखने में विचित्र हो उसको हम क्या बोलते हैं? अद्भुत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानदान शब्द है। हमारा ऑप्शन है योग रूढ़, यौगिक, तद्भव, संकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तद्भव। जो पानदान शब्द है वो कैसा शब्द है? तो वह तद्भव शब्द है। ठीक है, पानदान कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको समझा दिया है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं और संकर शब्द किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ है। आँख का अंधा नाम नयन सुख का क्या अर्थ है? यह मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। हमारा ऑप्शन है एक ही व्यक्ति में कई अवगुण, गुण के विपरीत नाम, आँख ना होने पर भी सुखी, आँख ना होने पर भी दुखी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुण के विपरीत नाम। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा है लेकिन नाम क्या रखा गया? नयन सुख रखा गया। इसका अर्थ ये होता है कि गुण के विपरीत किसी का नाम होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? हमारा ऑप्शन है करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीर। जो उत्साह है वो किसका अस्थायी भाव है? तो वीर रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, अच्छा, अस्थायी भाव कितने होते हैं? अस्थायी भाव 9 होते हैं। और रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। रसों की संख्या कितनी? अगर पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं तो 9 प्रकार के होते हैं। और अस्थायी भाव की भी संख्या कितनी है? तो 9 ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? हमारा ऑप्शन है अवधी, बुंदेली, ब्रज और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो सूरसागर है किस भाषा में लिखा गया है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जो सूरसागर है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो वो अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा है। अच्छा, रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने लिखा है। और सूरसागर किसने लिखा है? तो सूरदास ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द उदाहरण है। स्वर संधि का, यड़ संधि का, विसर्ग संधि का या व्यंजन संधि का। तो बताना है आपको कि जो दिगंबर है वो कौन सा संधि है? तो जो दिगंबर है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो दिगंबर है वह व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सर्वनाम रहित वाक्य है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है, किसमें सर्वनाम नहीं है। देखिए वह दौड़ता है, इसमें हमको वह सर्वनाम दिखाई दे रहा है। कोई तो आया ही है, इसमें हमको कोई सर्वनाम दिखाई दे रहा है।
तुम नहीं पढ़ते, इसमें हमको तुम सर्वनाम दिखाई दे रहा है। मोहन पढ़ता है, इसमें कोई भी हमको सर्वनाम नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यह जो है यह सर्वनाम रहित वाक्य है। ठीक है। अच्छा, अगली बार अगर पूछ दे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि कोई वाक्य दे देगा, मान लीजिए वाक्य दे दिया वह दौड़ता है, ठीक है, वाक्य दे दिया वह दौड़ता है और इसमें वह को अंडरलाइन कर दिया और पूछेगा कि वह में कौन सा सर्वनाम है, या पूछेगा कि अंडरलाइन किए हुए वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए वह में कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह हो गया, यह हो गया, यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छा, कोई में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। उसके बाद से तुम में कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छा, और 3 सर्वनाम कौन से हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अच्छा, प्रश्नवाचक सर्वनाम को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे कौन हो गया, क्या हो गया, ठीक है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो हो गया, सो हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना, जो सोया सो खोया, जो सोया सो खोया, तो जो सो के साथ क्या दर्शा रहा है? संबंध दर्शा रहा है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। अच्छा, निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो आप हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया। निज मतलब क्या होता है? अपना होता है। अगर हमको अपने लिए कोई शब्द यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम चाहते तो एक सिर्फ क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर बता देते, लेकिन इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगावती किसकी रचना है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है उस्मान, मंझन, कुतुबन, जायसी। ठीक है, आपको बताना है कि मृगावती किसकी रचना है। तो जो मृगावती है वो कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। मृगावती कुतुबन के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, जायसी से भी एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, पद्मावत। उसके बाद से क्या हो जाएगा? अखरावट, अखरावट ये किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें। हमको संयुक्त वाक्य इसमें पहचानना है। हमारा ऑप्शन है वह पढ़ता है, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है। मोहन खेलता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। ठीक है, तो आपको बताना है संयुक्त वाक्य। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन खेलता है, सोहन पढ़ता है, और इसको और के द्वारा क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है, तो मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है, इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें संयुक्त वाक्य है। ठीक है, हम संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? अगर 2 स्वतंत्र वाक्यों को क्या किया जाए? आपस में किसी शब्द के द्वारा जोड़ा जा रहा है। वो शब्द कौन से हो सकते हैं? जैसे और हो गया, तथा हो गया, ठीक है, तथा, और, उसके बाद से लेकिन, इसलिए, ये सब क्या है? ये सब संयुक्त वाक्य हैं। मतलब ये संयुक्त वाक्य के ये शब्द है। अगर इसमें किसी भी वाक्य में दो वाक्यों के बीच में ये शब्द दिख जाए तो हम क्या बताएंगे कि वह संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रातः उठकर स्नान करता है। वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। अच्छा, क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता हो। देखिए हमारा ऑप्शन है वह प्रातः उठकर करता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उठकर। स्नान करता है, ये क्या है? ये क्रिया है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? उठकर बता रहा है। वो कैसे स्नान करता है? उठकर स्नान करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और यहाँ पे क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? उठकर बता रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उठकर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है तार सप्तक, प्रिय प्रवास, कामायनी, ग्राम्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामायनी। जो कामायनी है यह द्विवेदी युग की रचना है। अच्छा, कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी लिखी गई है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तार सप्तक की, तार सप्तक किसने लिखी है? तो आप क्या बताएंगे? जो तार सप्तक है वो अज्ञेय जी ने लिखी है। किसने लिखा है? अज्ञेय जी ने। तार सप्तक किसने लिखा है? अज्ञेय जी ने तार सप्तक को लिखा है। अच्छा, प्रिय प्रवास
प्रिय प्रवास किसने लिखा है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध ने लिखा है। और ग्राम्या किसने लिखा है? पंत जी ने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। हमारा ऑप्शन है दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य, पेड़ की प्रशंसा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दुर्लभ वस्तु। गुलर का फूल होना क्या हो जाएगा? दुर्लभ वस्तु होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है विधेय विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष्य। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य दे दिया राम बहुत लंबा है, राम बहुत लंबा है। ठीक है, राम बहुत लंबा है। तो देखिए जो लंबा है वो क्या है? यह एक विशेषण है, क्योंकि ये राम की विशेषता बता रहा है कि राम क्या है? राम लंबा है। लेकिन इस लंबा की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। ठीक है, राम क्या है? राम बहुत लंबा है, यानी कि यह विशेषण की भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अक्षत का विलोम शब्द है। हमारा ऑप्शन है छत, नक्षत, विक्षत, निम्न में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नक्षत। अक्षत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नक्षत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णार्जुन में कौन सा समास है? कृष्णार्जुन में कौन सा समास है? हमारा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। कृष्णार्जुन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। अगर कृष्णार्जुन का हम समास विग्रह करें तो कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो काम न करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो काम न करना चाहे ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है कि उसको हम क्या कहेंगे? आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य, दुष्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकर्मण्य। जो काम न करना चाहे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अकर्मण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। जो यामा है वह किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। और इनको यामा कृति के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है यामा के लिए। अगर क्वेश्चन अगली बार ये आ जाए कि महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो आप क्या बताएंगे? यामा कृति के लिए। कब दिया गया था? 1982 में दिया गया था। चलिए इनका एक दो और रचना के बारे में जान लेते हैं। इनकी एक दो और जो रचना है वो है निहार, ठीक है, नीरजा, ठीक है, रश्मि, गिल्लू। ये सब क्या है? ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। ये यामा बार बार पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शोक किस रस का अस्थायी भाव है? जो शोक है वो किसका अस्थायी भाव है? हमारा ऑप्शन है शांत, करुण, हास्य, वीर। तो जो शोक है वो करुण रस का क्या है? अस्थायी भाव है। इससे पहले हमने बताया कि रसों की संख्या कितनी है? 9 है। और अस्थायी भाव भी कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारा ऑप्शन है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं, क्योंकि जो यौगिक शब्द होते हैं वो दो शब्दों के मेल से मतलब बनते हैं, तो उनके पास कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। बाकी रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द को हमने बता दिया है कि किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रमेश चंद्र, शिवानी, मंगलेश डमराल एंड नागार्जुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगलेश डमराल। जो पहाड़ पर लालटेन है वो किसकी रचना है? तो मंगलेश डमराल की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हमारा ऑप्शन है हिम प्लस आलय, ही प्लस आलय, हित प्लस आलय, हिमा प्लस लय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हिम प्लस आलय। हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिम प्लस आलय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताएं। हमारा ऑप्शन है अति,
अत अत्यु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अति। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अति है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? अति धन आचार। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा कि जो उपसर्ग है वो किसी शब्द के पहले लगता है, आरंभ में लगता है, और जो प्रत्यय है, ठीक है, एक प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के लास्ट में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने कहा गाड़ी पलट गई, कौन सा वाक्य है? ठीक है, पूछ रहा है कि यह कौन सा वाक्य है। हमारा ऑप्शन है सरल वाक्य, द्वित्व वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। देखिए जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है और एक मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य किसको कहते हैं? जो एक वाक्य होता है वो दूसरे पे क्या होता है? आश्रित होता है, तो उसको हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। अच्छा, ये कैसे आश्रित एक वाक्य दूसरे वाक्य पे? मान लीजिए हमने सिर्फ कहा राम ने कहा, तो आप क्या जानेंगे कि राम ने क्या कहा? जब तक हम आगे का बात ना बोले कि राम ने कहा गाड़ी पलट गई, तब तक आप इस वाक्य का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि गाड़ी पलट गई पे क्या आश्रित है? राम ने कहा। राम ने क्या कहा? गाड़ी पलट गई। यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या है? आश्रित है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।